बच्चों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की कक्षा में। पिछली वीडियो में जो हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का एक लोकतांत्रिक देश में क्या महत्व होता है और स्वतंत्रता तथा समानता का मौलिक अधिकार पढ़ा था। उसके बाद जो आपने 6 मौलिक अधिकारों में से 2 हम पढ़ चुके हैं, 4 शेष हैं, उन्हें हम आज पढ़ेंगे। तो तीसरे नंबर पे हम जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। इस अधिकार के तहत जो मनुष्यों को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया थी, मनुष्यों के क्रय विक्रय की जो परंपरा थी, उसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से बेगार लेने का भी की प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। बेगार लेने का मतलब है हम किसी को न्यूनतम मजदूरी दिए बिना उससे अगर काम कराते हैं या फ्री में काम कराते हैं तो वो प्रथा बेगार कहलाती है। तो बेगार की प्रथा को रोक दिया गया है। इसके अलावा 14 साल या उससे कम के जो बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार में बेगार की प्रथा को रोका गया है और मनुष्यों के क्रय विक्रय को रोका गया है और बाल श्रम का निषेध किया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हर व्यक्ति को, जो भारत में रह रहे हैं, उनको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उपासना की कोई भी पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से जो भी पूजा की पद्धति अपनाना चाहे या किसी भी धर्म को अपनाना चाहे तो वो उसको अपना सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म में भी जाना चाहे तो उसके लिए कोई निषेध नहीं है। हालांकि ये प्रक्रिया दबाव डालकर या जोर जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए, लालच देकर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए कोई संस्था स्थापित कर सकता है, उसके लिए दान ले सकता है, लेकिन दान देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। और ना ही सरकारी जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा किसी को अनिवार्यता दी जा सकती है। यानी सरकारी संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हमारा अगला मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इस अधिकार के तहत जो अल्पसंख्यक है, यानी जो संख्या में कम है, उन अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, इनकी रक्षा का अधिकार, इनके प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया है। इनके प्रचार प्रसार के लिए वो कोई संस्था भी खोल सकते हैं और उस संस्था का प्रबंधन भी स्वयं कर सकते हैं। ये अधिकार का संबंध जो है वो अल्पसंख्यकों से है, क्योंकि वो संख्या में कम होते हैं, इसलिए वो अपनी भाषा की, लिपि की और संस्कृति की रक्षा और प्रोटेक्शन के लिए कोई संस्था खोल सकते हैं या उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगला जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार में ही उन 5 प्रकार के आदेशों का वर्णन किया है जिन्हें जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बाकी के 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस के कारण ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेशों को जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। यानी आप पकड़कर किसी को ऐसे ही जेल में डालकर नहीं रख सकते, कोर्ट में पेश करके वहां ये निर्णय लिया जाएगा कि वो व्यक्ति उस अपराधी है या नहीं है। दूसरा आदेश है परमादेश। अगर कोई व्यक्ति या संस्था अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये आदेश जारी करके उसको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आदेशित कर सकता है। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध के अंतर्गत अगर कोई न्यायपालिका, मतलब अधीनस्थ कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे का कोई कोर्ट या कोई अधिकारी अगर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य कर रहा है तो उसको उस कार्य को करने से रोका जा सकता है। इसके अलावा उत्प्रेषण लेख जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण लेख में भी अधीनस्थ कोर्ट अगर किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं या कर चुके हैं जो
जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है, तो उनको ये आदेश जारी करके ये कहा जा सकता है कि आप इस मुकदमे को ऊपर के कोर्ट में भेज दीजिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का केस है। अगला जो आदेश है वो अधिकार कक्षा। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से या अवैध रूप से किसी पद पर बैठा है तो उसको न्यायपालिका ये आदेश जारी करके अपने पद से हटा सकती है। तो इस तरह से हमने देखा हमारे संविधान में कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हालांकि कभी कभी इन मौलिक अधिकारों के बारे में ये मुद्दा भी उठाया जाता है कि क्या इनमें सरकार संशोधन कर सकती है, क्या इनमें सरकार फेरबदल कर सकती है। इस तरह के अतीत में कई बार मुकदमे उठे हैं, कई बार इस तरह की विवाद उठे हैं। तो ऐसे में 1967 में हम जो गोरखनाथ मनाम पंजाब राज्य का जो केस था उसमें कोर्ट ने कहा था कि सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, कोई कमी नहीं कर सकती है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो मुकदमा था उसमें कोर्ट ने अपने निर्णय को चेंज किया और उन्होंने कहा कि सरकार इसमें संशोधन तो कर सकती है मौलिक अधिकार में, लेकिन वो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। आज की कक्षा में इतना ही। अगले भाग में हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे और नीति निर्देशक तत्व क्या हैं तथा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।